हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और बुक है आपकी कहानी चयनिका। तो कहानी चयनिका में साथियों 9 कहानियां हैं। 9 कहानियों में से अभी हम 4 कहानियों के क्वेश्चन आंसर भावार्थ कंप्लीट करवा चुके हैं, जो आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों बहुत ही रोमांचक कहानियां हैं इसके अंदर। सभी लेखकों ने बहुत शानदार कहानियों का परिचय दिया है। तो उन्हीं में से एक कहानी है आपकी 5वें नंबर की, खच्चर और आदमी। खच्चर से पता चलता है ना तो किसी घोड़े की बात हो रही है साथियों, ना किसी गधे की बात हो रही है, जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं घोड़ा गधा। लेकिन एक मीडियम साइज का जो घोड़ा होता है, जो ना तो घोड़ा पूरा घोड़ा होता है ना गधा होता है, उसको ही हम खच्चर कहते हैं, जो सामान ढोने का ले जाने का काम करता है। तो साथियों उसी खच्चर और मनुष्य की बात यहाँ की जा रही है। लेखक ने बड़ी सजीवता से खच्चर और आदमी की बात की है इस कहानी में। और ये जो कहानी के लेखक है साथियों यशपाल, ये कहानी जो है समाज में धर्म नीति पाप पुण्य आदि जो पुरातन धारणाएं हैं उसका लेखक ने बहुत ही सूक्ष्मता से खंडन किया है बच्चों। कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस कहानी के माध्यम से साथियों अभी हमने इस कहानी के पात्रों की भी चर्चा की थी। जैसे कि किसी भी कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं, तो मुख्य पात्र के तौर पर देखा जाए तो इसमें भूषण और उसका मित्र पूरण, भार्गव और पूरण। तो भार्गव को ही मुख्य पात्र मान लिया गया है। और वैसे देखा जाए तो गौड़ पात्रों में भी 2-3 पात्र हैं, लेकिन उनको गौड़ पात्रों में ही लिया जाएगा। जैसे कि उन गौड़ पात्रों में कौन है, खच्चर है, ट्रेनर है, शेरपा है। तो ये सब जो है ना साथियों गौड़ पात्रों में आते हैं, जिनको हम सहायक पात्र भी कह सकते हैं। तो हमने अभी जो पिछले वीडियो में साथियों प्रश्नों का जो अध्ययन किया है, वो प्रश्न थे समीक्षात्मक तत्वों से संबंधित तो और मूल संवेदना से संबंधित। तो इस कहानी से संबंधित साथियों खच्चर और आदमी 2 प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियोज में कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न क्या है साथियों, इस कहानी की खच्चर और आदमी की कहानी की कला की दृष्टि से विशेषताएं पूछी है लेखक ने। तो देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रश्न की, यशपाल की जो तीसरे नंबर की कहानी है बच्चों। तो देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 3, यशपाल की कहानी कला की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो साथियों जैसे कि हर प्रश्न की अपनी एक भूमिका होती है, परिचय होता है, तो इसमें भी वही परिचयात्मक भूमिका है साथियों। देखेंगे
उत्तर में परिचयात्मक भूमिका, आगे हम चलते हैं साथियों परिचयात्मक भूमिका के बाद में। इसके बाद साथियों देखेंगे यशपाल की कहानी कला की विशेषताएं, पॉइंट है यशपाल की कहानी कला की विशेषताएं। तो साथियों अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं के कुछ पॉइंट हैं साथियों देखेंगे। पहला पॉइंट विशेषताओं में, पहला पॉइंट क्या है? समाजवादी और यथार्थवादी कहानीकार। समाजवादी और यथार्थवादी कहानीकार। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है जीवन की विडंबनाओं की तीव्र अनुभूति। जीवन की विडंबनाओं की तीव्र अनुभूति। अब चलते हैं साथियों तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है इसका मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश। अब हम बात करेंगे साथियों तीसरे पॉइंट के बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4, मान्यताओं का असमंजस्य। चौथा पॉइंट है हमारा मान्यताओं का असमंजस्य। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की चर्चा करते हैं साथियों। तो पॉइंट नंबर 5 जो है आपका वो है नाटकीय आरोह और अवरोह। 5वां पॉइंट है नाटकीय आरोह अवरोह। उतार चढ़ाव साथियों, नाटकीय आरोह अवरोह मतलब नाटकीय उतार चढ़ाव।
वैचारिकता का पूर्व। सातवां है समस्या प्रधानता। समस्या प्रधानता। और पॉइंट नंबर 8 है साथियों विषय विविधता। विषय विविधता। और नवा पॉइंट है बच्चों निश्चित प्रयोजनीयता। निश्चित प्रयोजनीयता। और 10वां पॉइंट है इसमें सामाजिक व्यवस्था के, पॉइंट नंबर 10 सामाजिक व्यवस्था के बहुस्तरीय संबंध। बहुस्तरीय संबंध। अब साथियों 11वां पॉइंट है इसका चरित्र अवतारणा। चरित्र अवतारणा। और उसके बाद में आता है आपका निष्कर्ष। तो साथियों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बड़ा है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें एक पॉइंट और है साथियों 12वां पॉइंट पहले लिख लूँ, उसके बाद में निष्कर्ष आएगा। 12वां पॉइंट है इसका शिल्प प्रयोग। शिल्प प्रयोग। और उसके बाद निष्कर्ष। तो साथियों पॉइंटों की इस क्वेश्चन में भरमार है। 12वें पॉइंट के बाद में निष्कर्ष आया है। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले चलते हैं परिचयात्मक भूमिका की बात करते हैं। जैसा कि प्रमुख विशेषताएं, कहानी कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में लेखक ने पूछा है। तो बात करेंगे सबसे पहले परिचयात्मक भूमिका की। साथियों परिचयात्मक भूमिका जो है इस प्रश्न की, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को यथार्थबोध या वस्तु स्थिति का यथार्थ परिचय देने वाले लेखकों में यशपाल अन्यतम हैं, अग्रणी हैं। तो साथियों उन्होंने घटनात्मक रोचकता से नैतिक समझदारी की दिशा में आरंभिक विकास यात्रा तय की और मध्य वर्गीय समस्याओं के निरूपण के लिए आर्थिक या मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक आधार चुने हैं। कौन कौन से आधार चुने हैं साथियों? आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक, ये आधार चुने हैं मध्यवर्गीय समस्याओं के निरूपण के लिए। तो साथियों राजनीतिक स्थितियों की पहचान के साथ उनकी कहानियों में अनुभव का अधिक स्पष्ट तथ्य
समकालिक संदर्भ भी शामिल हो गया है। तो बच्चों यशपाल विचारों के लेखक हैं, इसलिए रूप की चिंता को गौण मानकर वे कहानी को भी जीवन की समस्याओं के अध्ययन का माध्यम स्वीकार करते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं साथियों, वो ही तो कहानी है। कहते हैं ना, ये कहानी, वो कहानी, ये परेशानी, वो कठिनाई, वो समस्या। साथियों, ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ये भी तो कहानी का रूप धारण कर लेती हैं। जो कठिन समस्याओं से गुजरता है, वो किसी ना किसी कहानी का रूप ले लेता है। तो साथियों, लेखक ने जो है ना, मध्य वर्गीय परिवारों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक, उन्हीं को आधार बनाया है। तो हम देखेंगे आगे। साथियों, कहानी उनके लिए केवल साहित्यिक विधा नहीं है, बल्कि एक सजीव सामाजिक वस्तु है। जीवन के प्रति एक सक्रिय आलोचनात्मक दृष्टि है। यशपाल तथ्य को सत्य में रूपांतरित करते हुए कहानी का एक सहज, सुसंगठित कला रूप विकसित करते हैं, जो उनकी तात्पर्य वस्तु के संप्रेषण में सहायक हो सके। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे यशपाल की कहानी कला की विशेषताएं। ये पॉइंट है साथियों आपका, यशपाल की कहानी कला की विशेषताएं। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे, समाजवादी और यथार्थवादी कहानीकार। तो हम आगे देखेंगे, पहला पॉइंट चर्चा करेंगे पहले पॉइंट पर। तो साथियों, यशपाल की अधिकांश कहानियाँ सामाजिक यथार्थ से संबंधित हैं। इनकी कहानी कला में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रेमचंदोत्तर कहानी में विशिष्ट स्थान रखती हैं। तो साथियों, विशेषताओं के आधार पर पहली विशेषता है इनकी कहानी की, वो है समाजवादी और यथार्थवादी कहानीकार। तो बच्चों, यशपाल प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कहानीकार हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही बता दिया था आपको। तो उनकी कहानियों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और समाजवादी व यथार्थवादी कहानीकारों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बच्चों, उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से न तो किसी आदर्श की स्थापना की है और न जैनेन्द्र की तरह अपनी कहानियों में प्रदर्शन और मनोविज्ञान का घटाटोप ही प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने इनकी कहानियों के संबंध में लिखा है कि प्रेमचंद जी की कहानियों की मूल चेतना समष्टिगत और सामाजिक थी। यशपाल जी और इस परंपरा के अन्य लोगों ने कहानी की इसी समाजवादी धारा का आगे विकास किया है बच्चों। तो इनकी कहानियों में नैतिक मान्यताओं का असामंजस्य भी निर्भयता के साथ व्यक्त हुआ है और इनकी कहानियों में ऐसा करते समय यशपाल जी ने कोई समाधान नहीं दिया है, पर यथार्थ की क्रूरता पर व्यंग अवश्य किया है। यथार्थ की जो क्रूरता है, जो इस समय जो चल रहा है, उस पर व्यंग किया है। साथियों, यशपाल की कहानियों में मानवीय अमानवीय पक्ष को कुशलता से उद्घाटित किया गया है बच्चों। और अब हम चलेंगे बच्चों दूसरे पॉइंट पे,
तो पॉइंट नंबर 2 है आपका जीवन की विडंबनाओं की तीव्र अनुभूति। ये दूसरा पॉइंट है आपका। तो दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। बच्चों देखेंगे, यशपाल ने अपनी कहानियों में जीवन की विडंबनाओं की तीव्र अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान की है बच्चों। और उन्होंने अपनी कहानियों में व्यक्ति के जीवन की विडंबनाओं को सशक्त पद्धति द्वारा उभारा है। इसमें गरीबी, विवशता और मध्य वर्ग की पीड़ा को झेलने वाले व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा को प्रभावी शिल्प में चित्रित किया है साथियों। तो ये बात हुई हमारी दूसरे पॉइंट की, जीवन की विडंबनाओं की तीव्र अनुभूति। तो जीवन में जो विडंबनाएं होती हैं उनकी लेखक को बहुत ही तीव्र अनुभूति होती है। अब हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, मध्य वर्गीय सामाजिक परिवेश। तो मध्य वर्गीय सामाजिक परिवेश में क्या है साथियों, देखेंगे, आगे चर्चा करते हैं। यशपाल की जो कहानियां हैं साथियों, उसमें मध्य वर्गीय सामाजिक परिवेश से संबंधित विसंगतियों और विडंबनाओं का चित्रण हुआ है। दुख और पर्दा कहानियों में इस विशेषता को बखूबी देखा जा सकता है। दुख और पर्दा ये विडंबनाएं हैं साथियों, विसंगतियां हैं। तो अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, मान्यताओं का असमंजस्य। तो जैसे कि हम जानते हैं, दुख और पर्दा ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान, मध्य वर्गीय की बात हो रही है यहाँ पे कहानी में, इंसान कितना ही परिस्थितियों में जकड़ा रहे, कितना ही परेशान रहे, दुखी रहे, और उसको अपनी मर्यादा में रहना है, पर्दे में रहना है, सबका सम्मान करना है। साथियों, इस कहानी में ये दुख और पर्दा ये एक विडंबना है, सामाजिक विडंबना, जिसको ढोते ढोते व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन ये विडंबनाएं झूठी कभी भी पूरी नहीं होती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बहुत से जीवन ऐसे हैं जो विडंबनाओं की भेंट चढ़ चुके हैं, विसंगतियों की भेंट चढ़ गए हैं। तो साथियों, ये कहानी की विशेषताएं हैं जो कहानी में आमतौर पर देखा जाए तो बखूबी देखी जा सकती हैं। तो चौथा पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, मान्यताओं का असमंजस्य। तो यशपाल की कहानी कला में साथियों नैतिक मान्यताओं के असामंजस्य पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा लगता है कि कहानीकार यशपाल ने हमारी रूढ़िवादी और अन्य परंपरावादी नैतिक दृष्टि और महापुरुषों की चेतना को शंका की दृष्टि से देखा है। उन्होंने बतलाया है कि नैतिक मान्यताओं में असामंजस्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम चलेंगे अब 5वें पॉइंट पर चर्चा करते हैं साथियों। 5वां पॉइंट है आपका नाटकीय आरोह अवरोह, यानी नाटक के माध्यम से उतार चढ़ाव। ठीक है, आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यशपाल की कहानी कला की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है साथियों कि उनकी कहानियों की कथा नाटकीय आरोह अवरोह के साथ आगे बढ़ती है। महादान कहानी इसका उदाहरण है। और खच्चर और आदमी कहानी में भी कथानक साधारण गति से आगे बढ़ता जाता है। घटनाएं स्वाभाविक और
तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई पाठक को चौंका देती हैं। तो साथियों, ये हुआ आपका 5वां पॉइंट। अब बात करेंगे हम 6वें पॉइंट की। 6वां पॉइंट है आपका वैचारिकता का पुट। तो कहानी में वैचारिकता का पुट क्या है साथियों, देखेंगे आगे। इसमें यशपाल की कहानी कला में वैचारिकता का पुट भी देखा गया है। इनकी अधिकांश कहानियों में साथियों अंत में विचार प्रदान हो गया है। इनकी पर्दा कहानी में निम्न मध्यम वर्ग की मन स्थिति का जो चित्रण कहानीकार ने किया है, वह कहानी को वैचारिकता प्रदान करता है बच्चों। एक भावुकतापूर्ण मन स्थिति का चित्रण करता हुआ लेखक अंत में संपूर्ण भावुकता को वैचारिकता में बदल देता है। तो ये बात थी साथियों 6वें पॉइंट की। अब हम चलेंगे 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट है आपका समस्या प्रधानता। तो समस्या प्रधानता कहानी के अंदर क्या है साथियों, समस्या किस प्रकार प्रधानता का रूप लिए हुए है, देखेंगे आगे। यशपाल की जो कहानियां हैं बच्चों, वो समस्या प्रधान है। सामयिकता और यथार्थवादिता उसके दो प्रमुख पक्ष हैं। फलतः इनके कथानकों के दो रूप हैं। जो कहानियां मानसिक विश्लेषण अथवा व्यक्ति संघर्ष को लेकर लिखी गई हैं, उनके कथानक प्रायः छोटे और सूक्ष्म होते हैं। तो छात्रों, उनके निर्माण में जीवन के उस पक्ष से संबंधित दो एक घटनाएं हैं अथवा कार्य क्षेत्र हैं, और दूसरी ओर जो कहानियां व्यापक जीवन संघर्ष और मनुष्य के कार्य और कर्म प्रेरणाओं के विवेचन के प्रकाश में लिखी गई हैं, उनके कथानक अपेक्षाकृत लंबे, इतिवृत्तात्मक और पूर्ण हैं। साथियों, यशपाल की समस्त कहानियों में चरित्रों का विकास आर्थिक संघर्ष और वर्ग चेतना के धरातल पर हुआ है। इनके चरित्र यथार्थ हैं बच्चों। उनका यथार्थवाद समाजवाद और मार्क्सवाद के दर्शन के करीब हैं। इस संबंध में एक समीक्षक ने लिखा है कि प्रेमचंद की कहानियों की मूल चेतना समदृष्टिगत और समष्टिगत और सामाजिक थी। हिंदी में यशपाल तथा इसी परंपरा के अन्य कथाकारों ने कहानी की इसी समाजवादी धारा का आगे विकास किया है। साथियों, इनकी कहानियों में नैतिक मान्यताओं का असामंजस्य भी बहुत निर्भयता से व्यक्त हुआ है, और इसमें कोई समाधान नहीं दिया गया है, पर यथार्थ की क्रूरता पर व्यंग किया है। मानवीय अमानवीय पक्ष को कुशलता से उद्घाटित किया है। तो साथियों, ये था हमारा समस्या प्रधान 7वां पॉइंट। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की बात करते हैं, विषय विविधता। तो देखेंगे इसकी विषय विविधता क्या है बच्चों। पॉइंट ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यशपाल की कहानियों को 5 शीर्षकों के अंतर्गत परख कर और रख कर देखा जा सकता है, यानी देखा परखा जा सकता है। तो साथियों, अर्थ विषयक, सेक्स विषयक या काम भावना संबंधी, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िगत मान्यताओं की व्यंजक कहानियाँ, कला और साहित्य विषयक कहानियाँ और अर्थ वैषम्य मूलक कहानियाँ, अर्थ विषयक कहानियों के अंतर्गत लेखक ने मार्क्सवाद से
अनुप्राणित समाज में वैषम्यपूर्ण वर्ग भेद को व्यक्त किया है साथियों। इसके अंतर्गत वो दुनिया, रोटी का मोल, महादान, मक्खी या मकड़ी, ये कहानियों के नाम है बच्चों। कौन कौन से? वो दुनिया, रोटी का मोल, महादान, मक्खी या मकड़ी। इन कहानियों को लिया जा सकता है। इन कहानियों के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया है साथियों कि धनवान किस प्रकार चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और घूसखोरी का आश्रय लेकर निराश्रित जनता का खून चूसते हैं। यह अर्थ विषयक भावना अनेक समस्याओं को जन्म देने वाली है साथियों। धर्म का नाम लेकर ये जीवित प्राणियों को मृतक बना रहे हैं और मृतकों का नाम ले लेकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। झूठी प्रतिष्ठा के लिए ये रिश्वत लेते हैं। अतः साथियों, देखा जाए तो अपराधी उत्साहित होकर समाज में अव्यवस्था, विषमता, धांधलेबाजी मचा रहे हैं और मध्यम वर्ग का व्यक्ति पेट भरने के लिए अन्याय, झूठ और चोरी का सहारा लेना उचित समझता है। तो बच्चों, पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने के लिए शोषित, असहाय और परवश होकर सब सहन कर लेता है। सेक्स विषयक कुछ कहानियाँ तो अर्थ से संबंधित हैं, किंतु स्वतंत्रतावादी ही हैं। आज के समाज का साथियों एक बहुत बड़ा भाग अंधविश्वास की डोर पकड़ने के कारण ही यथार्थ के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित है। क्योंकि अंधविश्वासी व्यक्ति साथियों कभी भी सत्यता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो अंधविश्वास में डूबा रहता है, किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो वो कभी भी यथार्थ को या यथार्थ की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है, उससे अपरिचित रहता है। तो उसी बात को लेकर लेखक ने कहा है साथियों, अतः उसने अनेक विकृतियों को स्वयं ही पाल लिया है। इस स्थिति को भी यशपाल ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति प्रदान की है साथियों। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में निश्चित प्रयोजनीयता। निश्चित प्रयोजनीयता, तो निश्चित प्रयोजनीयता क्या है साथियों, देखेंगे। आगे चर्चा करते हैं इसकी 9वें पॉइंट की। तो 9वें पॉइंट में देखेंगे हम यथार्थ के प्रति यशपाल की मर्मभेदी दृष्टि कहानी को निश्चित प्रयोजनीयता की ओर ले जाती है। तो साथियों, इस उद्देश्य की व्याख्या में यशपाल स्वीकार करते हैं कि कहानी से पड़ने वाला प्रभाव भी उसका प्रयोजन है। यशपाल स्वयं को वर्तमान युग के मनुष्य के रूप में देखते हैं और भैरवी कथा संग्रह की भूमिका में वे कहते हैं कि मैं यदि कल्पना में उड़ना चाहूँ तो भविष्य की ओर उड़ने की कामना कर सकता हूँ, अतीत की ओर नहीं। यशपाल की कल्पना का आधार जीवन की ठोस प्रत्यक्ष वास्तविकताएं रही हैं साथियों। तो यशपाल रूपवादी नहीं हैं, पर वे प्रयोजन संबंधी अपनी मांग को कला विमुखता की ओर नहीं ले जाना चाहते। उनकी टिप्पणी है साथियों कि कहानी का सप्रयोजन और सार्थक होना तो अनिवार्य है, परंतु सामाजिक कल्याण की कामना से लिखी सभी रचनाओं को कहानी नहीं कह दिया जाना चाहिए। यशपाल ने कहानी कहने के ढंग में आवश्यक छूट भी ली है। शब्द चित्र, विचार चित्र, कथानक, निबंध भी उनकी कहानी के दायरे में आ जाते हैं साथियों। तो परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है कि यशपाल की कहानियों के पाठक
अनुभव करेंगे कि ये कहानियाँ सामाजिक संबंधों की संरचना और स्वभाव के प्रति उनमें निहित गांठों या विकृतियों के प्रति जागरूक प्रतिक्रिया सूचित करती हैं। ये कहानियाँ साथियों मनोवैज्ञानिक कहानियों की तरह अंतरंग से अंतरंग तक की यात्रा करके ही पाठक से विदा नहीं लेती, बल्कि बाहरी ढांचे के प्रति उनमें व्यग्रता या बेचैनी पैदा करती हैं। दूसरी ओर वे अपने संदर्भ कथ्य पर जटिल संवेदनाओं का इतना भार भी नहीं डालती हैं कि उनकी लक्ष्यात्मकता बाधित हो। तो साथियों यहाँ बात हो रही थी आपसे पॉइंट नंबर 9 की। अब हम चलेंगे 10वें पॉइंट पर, सामाजिक व्यवस्था के बहुस्तरीय संबंध। तो साथियों देखेंगे कहानी में सामाजिक जो व्यवस्था है उसके बहुस्तरीय संबंध कौन कौन से हैं कहानी में, देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो यशपाल अपनी कहानियों में सामाजिक व्यवस्था के बहुस्तरीय संबंधों की जांच करते हैं और उन रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं जो मनुष्य को नैतिक अवमूल्यन तक ले जाती हैं। साथियों यशपाल साहित्य की साचेत स्वतंत्रता पर बल देते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहानी में अनुभव वस्तु का चयन अनेक दिशाओं में किया है। यहाँ तक कि कई बार एक अनुभव दूसरे अनुभव का विलोम भी लग सकता है। इस स्थिति के पीछे यशपाल के अनुभवात्मक जीवन का प्रत्यक्ष विकास क्रम है। साथियों आर्य समाज की शिक्षा से अनुभव यात्रा शुरू करते हुए वे मार्क्सवाद तक अचानक नहीं पहुँचे। साथियों बीच में वे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और उग्र आतंकवाद से संबद्ध रहे। इस प्रकार बच्चों यशपाल का अनुभव जगत ही इतना सच है कि उसे युक्तियों का सहारा न लेना पड़े। विडंबना यह है कि यशपाल ने युक्तिपरकता का सहारा लिया है। मध्यवर्गीय चेतना के बहुत से अंतर्विरोध यशपाल में हैं। तो साथियों इसलिए उनकी बहुत सी कहानियाँ अपनी स्पष्ट प्रयोजन धर्मिता में भी उलझी हुई हैं, दुविधाग्रस्त बनी रहती जान पड़ती हैं। कई बार यह जाना नहीं जा सकता कि ये कहानियाँ किन्हीं खास बिंदुओं पर आकर ही क्यों समाप्त हो जाती हैं। प्रयोजनात्मक अनुभव का एक पूर्ण निर्धारित ढांचा कहानी के रूप को भी आत्यंतिक रूप में प्रभावित करता है। साथियों तो अब हम चलते हैं 11वें पॉइंट पर। 11वां पॉइंट है आपका साथियों चरित्र अवतारणा। देखेंगे चरित्र अवतारणा में क्या है। तो साथियों यशपाल की समस्त कहानियों में चरित्र अवतारणा मुख्यतः आर्थिक संघर्ष और वर्ग चेतना के धरातल से हुई है, लेकिन इस दिशा में यशपाल का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि इन्होंने इतिहास, पुराण, समाज और कल्पना जगत से अन्याय चरित्रों को लिया है। साथियों परंतु इस व्यापकता में यशपाल के चरित्रों की दो मान्यताएं सर्वत्र व्याप्त हैं। कौन कौन सी? इनके चरित्र साधारण यथार्थ और मानव संघर्षों के प्रतीक होते हैं। तो बच्चों इसका सबसे बड़ा कारण यही है
कि इन्होंने अपनी कहानियों में अधिक से अधिक वर्गों, जातियों और स्थितियों के चरित्रों को ही लिया है। बच्चों, चरित्र चित्रण और व्यक्तित्व प्रतिष्ठा इनके चरित्रों में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलती है। इनके चरित्रों के व्यक्तित्व में संघर्ष और विद्रोह दोनों पक्ष विशिष्ट हैं। इन पक्षों से इन्होंने पूर्ण यथार्थवादी चरित्रों की अवतारणा की है। तो अब आप समझ गए होंगे चरित्रों की अवतारणा किस प्रकार हुई है पॉइंट के अंदर। अब चलते हैं साथियों, 12वां पॉइंट है आपका शिल्प प्रयोग। तो शिल्प प्रयोग की बात करते हैं। यशपाल में शिल्प के प्रति आग्रह बहुत कम देखने को मिलता है साथियों। यही कारण है कि कहानी में साथियों इसमें शैलीगत विविधता और व्यापकता नहीं है। कहानियों की रचना शैली में कथा वर्णन, कथोपकथन और चरित्र चित्रण मुख्यतः यही 3 तत्व हैं। लेकिन इन तीनों तत्वों के कलात्मक तादात्म्य में यशपाल अपूर्व हैं। तो संपूर्ण कहानी बच्चों अपने आरंभ, विकास और अंत में इतनी कलात्मकता में गुथी रहती है कि इन भागों को एक दूसरे से अलग करना कठिन हो जाता है बच्चों। अतएव इनकी कहानियों के पठन में प्रभाव की तीव्रता अधिक है। भाषा शैली में इनका भी गद्य अपना अलग सौंदर्य रखता है। साथियों, कहानियों की भाषा संवेदना के अनुकूल रहती है, लेकिन यह अवश्य है कि अज्ञेय, जैनेन्द्र और जोशी आदि ने भाषा गद्य शैली को जितना महत्व दिया है उतना यशपाल ने नहीं दिया है साथियों। तो यहाँ महत्व की बात करें तो इस यशपाल ने उतना महत्व नहीं दिया है। और इसी क्रम में भी श्री सदाशिव द्विवेदी ने यशपाल की कहानियों की भाषा पर जो टिप्पणी दी है वह भी विशिष्ट और अवलोकनीय है साथियों। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? यशपाल ने अपनी भाषा का निर्माण स्वयं नहीं किया था। कहानियों के प्रसंगों, पात्रों और घटनाओं ने अपनी भाषा, अपना व्यंग और अपने मुहावरे, लोकोक्तियाँ स्वयं निर्धारित की थी। कई एक कहानियों में तो प्रसंगों के साथ भाषा के बदलने और पात्रों की मानसिकता के अनुसार भाषा के परिवर्तित होने का विलक्षण उदाहरण हमें प्राप्त होता है बच्चों। उनकी भाषा उनकी कहानियों में समग्र जीवन दर्शन की छाप उभारती है। उन्होंने भाषा का कोई ढांचा नहीं बनाया, बल्कि सचेतन कला के मायने में कहानी को ही भाषा का शिल्प प्रदान किया है साथियों। तो इसलिए उनकी भाषा एक बना बनाया ढर्रा नहीं है बच्चों। और अब हम बात करेंगे, शिल्प प्रयोग की बात हो चुकी है, इसका अध्ययन हमने कर लिया है बच्चों। अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। तो कहानी के निष्कर्ष पर धीरे धीरे हम आ गए हैं, क्योंकि पॉइंटों की इस क्वेश्चन में बहुत भरमार रही है बच्चों। अब आपने समझ लिए हैं सारे पॉइंट, निष्कर्ष पर चलते हैं। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि यशपाल प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले समाजवादी और यथार्थवादी कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनकी कहानियों में नैतिक मान्यताओं का असमंजस्य भी निर्भयता के साथ व्यक्त हुआ है। तो बच्चों, ऐसा करते समय यशपाल ने कोई समाधान नहीं दिया है, किंतु यथार्थ की क्रूरता पर व्यंग अवश्य किया है। यशपाल की कहानियों में मानवीय अमानवीय पक्ष को कुशलता से चित्रित किया गया है। तो साथियों, आपके इस कहानी से संबंधित, खच्चर और आदमी से संबंधित सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं।
अब हम चलेंगे आगे नई कहानी की ओर। देखते हैं बच्चों आगे नई कहानी आपकी कौन सी है।